नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो यूपीएससी के हर एग्ज़ाम में इससे बनते हैं क्वेश्चन, और साथ ही साथ हर एक वनडे के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में ये जो आपका पॉलिटी का एक प्रमुख विषय है, एक प्रमुख टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आपको एक अच्छा जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके बारे में, उससे संबंधित एक अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था की अगर दोस्तों बात की जाए तो पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम, तहसील, तालुका और जिला आदि आते हैं। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही, भले ही इसे विभिन्न नाम से ब्रिटिश काल में जाना जाता रहा। पंचायती राज व्यवस्था को मुगल काल में या ब्रिटिश काल में भी जारी रखा गया। ब्रिटिश शासन काल में अगर बात की जाए तो इसमें जो है लॉर्ड रिपन का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन इससे पहले अगर हम देखा जाए तो जो हमारी जो है दोस्तों, जो इसका मूल उद्देश्य क्या है पंचायती राज व्यवस्था को भारत में लाने का, तो देखिए मूल उद्देश्य पंचायती राज को भारत में लाने का ये है कि जन भागीदारी को सुनिश्चित करना और साथ ही साथ लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। अब आप कहेंगे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से मतलब है कि लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण कर दिया जाए, मीन्स की जो शक्तियाँ हैं उसका विकेंद्रीकरण कर दिया जाए, अर्थात विभाजन कर दिया जाए। और वही अगर हम केंद्रीकरण की बात करते हैं तो केंद्रीकरण में क्या होती हैं, सारी शक्तियाँ केंद्र में विलीन हो जाती हैं। और जब विकेंद्रीकरण की बात होती है तो शक्तियों का बंटवारा हो जाता है, मीन्स की शक्तियों को राज्यों में बांट दिया गया। उसी को हम यहाँ पे पंचायती राज में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। चलिए आइए देख लेते हैं थोड़ा सा इसके आगे अगर देखा जाए तो लॉर्ड रिपन जो हैं इनकी बात आएगी ही इसमें एक प्रमुख वायसराय के रूप में। और एक चीज़ लॉर्ड रिपन के बारे में और भी आपको बता दें कि लॉर्ड रिपन जो है अगर कहा जाए कि ब्रिटिश काल में सबसे उदार वायसराय के रूप में भी जाने जाते हैं। ये भी क्वेश्चन बना है, इनसे भी एक संबंधित ये क्वेश्चन पुटअप किया है कि सबसे जो है उदार वायसराय के रूप में किस ब्रिटेन वायसराय ने कार्य किया, तो लॉर्ड रिपन ने कार्य किया। देखिए इनका कार्यकाल 1880 से 1884 तक माना गया है और स्थानीय स्वशासन का जनक इन्हें कहा जाता है। तो कभी एग्जाम में पूछता है आपसे कि स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है या किसे कहे जाते हैं, किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन ही कहेंगे। इन्होंने 1882 में जिला बोर्ड की स्थापना भी की थी। और एक चीज़ और आपको इससे संबंधित बात बता दी जाए पंचायती राज व्यवस्था से कि इस पंचायती राज व्यवस्था का जो है घोर समर्थक किसने किया और इसका विरोध ही कौन था। तो चलिए उनके पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन की बात अगर देखी जाए तो महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन के घोर समर्थक थे और इन्होंने ग्राम स्वराज की बात की। मतलब कि ये महात्मा गांधी का कहना था पंचायती राज को ग्राम में लागू करना चाहिए, जिससे कि ग्राम में खुद जो है आत्मनिर्भर बन सके या स्वराज उसमें विद्यमान हो सके। अब देखिएगा एक स्टेटमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज चलाने वाला नहीं हो सकता, अभी तो यह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। ये स्टेटमेंट अगर कभी पूछता है तो आप बताएंगे ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। अच्छा ये थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं पुराना। इसके पहले जब भारत आज़ादी के अस्तित्व में था और उस समय संविधान सभा का गठन हो रहा था, तो संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पंचायती राज व्यवस्था के समर्थन में नहीं थे, अर्थात वो उनके कहने का तात्पर्य ये था कि वे राज्य के नीति निर्देश के सिद्धांत अथवा राज्यों की स्वेच्छा पर निर्भर है। मतलब कि अगर नीति निर्देश के अनुसार अगर कही जाए बात को, तो ये राज्यों को ये बात सौंप दिया जाए कि राज्य पंचायती राज व्यवस्था को अपने राज्य में लागू करना चाहते हैं अथवा नहीं। ये कहना था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। अर्थात जबरदस्ती किसी भी राज्य पे पंचायती राज व्यवस्था न थोपी जा सके, ये कुछ विचार अंबेडकर जी के थे। देखिए जवाहरलाल नेहरू ने भी
इसके अंतर्गत कुछ कार्य किए, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा ग्रामीण विकास के लिए चलाए गए कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए। और अगर जैसे कुछ प्रोग्राम की बात की जाए तो 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। और कह सकते हैं कि ये विशेष सफल न हो सका, तो इसीलिए 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा का प्रारंभ किया गया जो ये भी बहुत ज़्यादा सफल हुआ। ठीक है, अब देखिए इसके थोड़ा सा हम अगर बात करें इसकी प्रमुख समितियों की, पंचायती राज व्यवस्था की, तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था में सबसे प्रमुख समिति की बात की जाए तो बलवंत राय मेहता समिति है, जो 1957 में आया था। और ये इतना इम्पोर्टेंट समिति है कि आपके यूपीएससी के हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पीसीएस का पेपर दे रहे हैं या आयोग का कोई भी पेपर दे रहे हैं तो बलवंत राय मेहता से संबंधित जो है प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए बलवंत राय मेहता की बात की जाए, बलवंत राय मेहता समिति की, तो इन्हें पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। साथ ही साथ असफल होने के कारण ये जो इसकी मतलब कि ये जो बलवंत राय मेहता समिति है इसकी देखते हैं कि असफल होने के कौन से कारण थे। जैसे कि इसमें सबसे बड़ा इसका असफल होने का कारण था कि जन भागीदारी का अभाव, मतलब लोगों की भागीदारी कम दिखाई दी, इसलिए ये जो है असफल हुआ। लेकिन इसमें सुझाव क्या दिया गया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अपनाने के सुझाव दिए गए। साथ ही साथ अगर कहा जाए कि बलवंत राय मेहता को हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का भी जनक मान सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार भी कहा गया, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी कहा गया। इस तरह से आप बलवंत राय मेहता समिति को एक प्रमुख समिति के रूप में देख सकते हैं पंचायती राज में। ठीक है, इसमें एक और भी चीज़ें हैं, जैसे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव इन्होंने दिया। अब आप बात कहेंगे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या है, इसको 3 भागों में बांटा गया। जैसे कि पहला जो है ग्राम पंचायत, ये ग्राम लेवल का है, मतलब ग्राम स्तर का। दूसरा है पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल का है, और तीसरा जो है जिला परिषद या जिला पंचायत समिति जो जिला स्तर का है। ठीक है, तो इसलिए इसे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म पड़ता है और 2 अक्टूबर इस पंचायती राज व्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए 2 अक्टूबर 1959 मतलब 1959 को ही पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला पहला अगर राज्य की बात की जाए तो राजस्थान था, और राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव ने इसे सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था। वहीं अगर दूसरी की बात की जाए कि दूसरा राज्य कौन सा था अपनाने वाला पंचायती राज व्यवस्था को, तो दूसरा राज्य था जिसने 11 अक्टूबर 1959 को आपके पंचायती राज जो है को अपनाने वाले जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पहला कौन सा राज्य था इसने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया। ठीक है, अब दूसरी समिति की बात की जाए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे अशोक मेहता समिति के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, अशोक मेहता समिति जो है 1977 में आई थी, और ये द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के रूप में भी इसे हम जानते हैं। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में मतलब 2 स्तर की ही पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है, मंडल पंचायत अर्थात ब्लॉक लेवल पे, और दूसरा जिला परिषद या जिला पंचायत अर्थात जिले लेवल पे। ठीक है, अब आ जाते हैं अब इस समिति में क्या क्या सुझाव दिए गए। तो इसमें कहा गया कि जो ग्राम न्यायालय के गठन का सुझाव दिया गया इसमें, और SC/ST के आरक्षण के देने की भी बात की गई समिति में। उसके बाद जैसे कि कुछ और भी समितियां हैं, GV राव समिति जो 1985 में आई, LM सिंघवी समिति जो 1986 में आई। तो LM सिंघवी समिति में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सुझाव दिया गया, जिसमें कि ग्राम